महारानी परनीत कौर जी इन्हों वास्ते भी जोरदार ताड़ी बजा दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बड़ा भाई साहब, ये आज मैं हल्का राजपुरा की सेवा कर रहा हूँ या आज अपने समाज की सेवा कर रहा हूँ, से ही आज मैं सेवा कर रहा हूँ। 4 बारी मैं 4 बारी मेरी वाइफ आजाद ही इलेक्शन लड़े एमसी का और इनके आशीर्वाद से हम आजाद ही जीते और सरकारों की जुबान से जा चुका। लोक भलाई ट्रस्ट बनाया हुआ जिसमें भाई साहब जिसमें हम 1500 बुजुर्ग माताओं को, वो मेरी माए माताओं को हर महीने पेंशन दे 18 साल हो गए और मैं आज मेरी माएँ सारी आई हुई है यहाँ पे। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जैसा खुशकिस्मत आदमी पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे संसार में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कई लोगों की एक माँ नहीं होती, मेरे ऊपर 1500 माओं का आशीर्वाद। आज थोड़े सामने खड़ी है मैं चुनावां दे विच, ये पहली बारी नहीं, हर बारी राजपुरे दे लोगों ने बहुत सत्कार, बहुत प्रेम, बहुत साथ दिता। मैंने भी कोशिश की थी कि वध तो वध मैं थोड़े लिए काम कर सका। आज एक होर किस्म की इलेक्शन है और एक नवे सिरे तो राजपुरा निवासियों के सामने आई है। मैं आज परिवार ने, मेरे ने, महाराजा साहब ने, बच्चों ने, मैंने फैसला किया कि जे पंजाब दे लई असी सेवा करनी है, पंजाब के हक दियां गल्लां करनियां ने, नरेंद्र मोदी जी उन्हां दी सरकार दे नाल रल के करना है। पंजाब की हालत बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति, नौजवानों दियां जिंदगियां, नौकरियां, सारा कुछ जे असी कहिए कि लॉ एंड ऑर्डर, लुट्टा खोहा बहुत ज़्यादा हो गई। ये फैसला होया कि भारतीय जनता पार्टी दे नाल रल के असी पूरी अपनी जोर लगाइए कि साडे बच्चियां दा भविख वधिया बने। वो किस तरह हो सकता है? वो तद होगा कि वातावरण अच्छा होए और वातावरण सही होने के लिए, कम्मा काजां दे लिए सब तो पहले देश दियां सरहदां सुरक्षित होनियां चाहिदियां ने, देश की आर्थिक स्थिति सुरक्षित होनी चाहिए है, मजबूत होनी चाहिए है और देश का बोलबाला सारी दुनिया दे विच एक बहुत तकड़ा प्रधानमंत्री और बहुत मजबूत सरकार दे राही हो सकता है। दुनिया बहुत छोटी जगह होगी, अद्धियां दे घरां दे विचों बाहर गए हुए ने। ये क्यों? क्योंकि इत्थे वातावरण पंजाब दे विच ठीक नहीं। एक बदलाव लैके आई थी, नेरी लैके आई थी और उस गवर्नमेंट ने, उस झाड़ू ने पंजाब का ही हुंजा फेरता। जी सरकार, जी चोण है, ये सेंटर की चोण है। भारत ने जो गवर्नमेंट बनूगी, भारत की सरकार की चोण है और भारत के प्राइम मिनिस्टर की चोण है। थोड़ा हिस्सा पे कि थोड़े बच्चों का भविख बने, थोड़े राजपुरे का भविख बने, थोड़े सूबे का, थोड़े देश का भविख बने कि जो मोदी जी सो कहते ने वो करते ने और जो स्कीमा लैके आ रहे ने और लैके आए ने अज तक, ताइयों सारे देश का भरोसा मोदी जी ते है। उन्होंने किसानों के लिए, किसानों का मान किया जो उन्होंने खातियां 'च पैसे जा रहे हैं और मैं अज भी
भी कहना चाहती है, विरोध करन उन्हां दा हक है, पर साडा भी हक है कि असी थोड़े कोल आइए, अपनियां गल्लां दसीए, और थोड़ा हक है कि तुसी जिथे मर्जी अपनी वोट पाओ। कि 23 तरीक नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पटियाले आ रहे ने। जो गारंटी, जो भरोसा वो दिंदे ने, वो सीधे थानू दसन, और इहदे विच किसी दे दबाव च नहीं आना। ये थोड़ा हक है कि तुसी आके सुनो। आस रखती है कि जिहड़ा भरोसा मैं थोड़े उत्ते कर रही है ना 1 तरीक तक, कि एक काम 1 तरीक तक थोड़े मोढियां ते है, वो मेरा अटुट भरोसा है थोड़े उत्ते। और 4 तरीक के बाद भरोसा करो मेरे ते कि थोड़े काम मैं करवावां। हाँ, नौजवान पीढ़ी है, शायद इन्हों पता नहीं, 84 जब कांग्रेस पार्टी ने हमला किया अपने दरबार साहब से, कैप्टन साहब ने इस्तीफा दिता। जब साडे बंदे मारे जा रहे सी, ट्यूबां नाल साड़े जा रहे सी दिल्ली दे विच, दूजे किसने सांभिया? बीजेपी दे लोकां ने सांभिया। उस दे बाद जो साडे लई जब फिर ब्लैक थंडर होया बरनाला गवर्नमेंट चे, महाराजा साहब ने फिर इस्तीफा दिता। जब वंड हो रही थी, सूबे बन रहे थे, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, रातां कटियां खड़े होके कंडू खेड़े थे। महाराजा साहब ने आप सारी रात उठ के जाग के कि साडे पंजाबी बोलने वाले हरियाणा च ना जान, साडे जेड़े पिंड ने, साडा परिवार हर वक्त पंजाब की सेवा दे विच रहा रहूगा जब तक तुसी सानू ताकत दोगे और जब तक साडे च जान है। तुसी, मैं जब तक मेरी जान है, जब तक मेरी जान है, मैं तुहाडे तक तुहाडे वास्ते काम करता रहूँगा। मेरा तुहाडे नाल वादा है। महाराणी साहब ने जित के, मैं तुहानू ये भी दसदा, कैबिनेट मंत्री बनना। मैं तुहानू दस दिंदा, कैबिनेट मंत्री बनना ते जेड़ी पावर महाराणी साहब की पावर होएगी, मैं कह सकता सब तो जो बड़ा फायदा होगा तो हल्का राजपुरा नूं होगा। मैं कह सकता भी सब तो वध मैनू अपने बच्चे नालों ज्यादा प्यार करते हैं। महाराणी साहब देवी का रूप है। मैं नहीं कहता धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने इस पटियाला हल्के में मोदी जी की ताकत को बढ़ाने के लिए, मोदी जी के को पटियाला से कमल का फूल खिला करके भेजने का संकल्प और विश्वास व्यक्त करने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और आज की ये सभा इस बात को दिखाती है कि पटियाला में भी और पंजाब में भी परिवर्तन की आंधी चल रही है। यहाँ आने से पहले मुझे पंजाब के लगभग सारे हलकों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। मैं जिम्मेदारी से एक बात कह सकता हूँ कि अब की बार पंजाब परिवर्तन की तरफ है। अब की बार पंजाब ने मानस बना लिया है, पंजाब के लोगों ने मानस बना लिया है कि अब की बार हम मोदी जी के 400 पार के नारे के साथ में जुड़ करके पंजाब के भले के लिए, देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के मोदी जी के इस संकल्प के साथ में जुटने वाले। देश के चारों कोनों में, उड़ीसा से लेकर के गुजरात तक अब की बार 400 पार के नारे के साथ में देश माननीय मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए उठ खड़ा होगा। मित्र, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प देश के सामने व्यक्त किया था कि 2004 से 14 के बीच में जिस तरह की सरकार देश में काम कर रही थी, उस सरकार के कालखंड में
आप थी। उस 10 साल के कालखंड में दो ही तरह के समाचार देश में अखबारों में समाचार पत्रों में छपते थे। या तो समाचार छपते थे घोटालों के समाचार, जमीन में कोयले से लेकर के आकाश में तरंगों तक जिस तरह का घोटाला उस 10 साल में हुआ, 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले उस 10 साल के कालखंड में हुए थे। देश की जनता को यह विश्वास समाप्त होने लगा था कि जिनको राज बना चलाने के लिए, जिनको देश के संसाधनों का देश के हित में उपयोग हो सके, उसके लिए हम चुन करके भेजते, वो बाढ़ अब खेत को खाने लगे। और दूसरा समाचार अगर कोई छपता था तो वह दूसरा समाचार छपता था बम के धमाकों, या तो मंदिरों पर आतंकवादी हमले होते थे, जम्मू के रघुनाथ मंदिर से लेकर के जयपुर के हनुमान मंदिर तक, और अहमदाबाद के अक्षर मंदिर से लेकर के तमिलनाडु के देवी मंदिर तक। जिस तरह से देश भर में या तो आस्था के केंद्रों पर हमले होते थे, या हमारी आर्थिक गतिविधियों के जितने केंद्र हैं। बंबई देश की आर्थिक राजधानी है। बंबई में आपको याद होगा अब्दुल कसाब नाव लेकर के, पानी का जहाज लेकर के वहां गया था और मुंबई पर हमला हुआ था। हैदराबाद पर हमला हुआ, पुणे पर हमला हुआ, बेंगलोर पर हमला हुआ, चेन्नई में बम धमाका हुआ, दिल्ली में धमाका हुआ और जयपुर में धमाका हुआ। देश के आर्थिक गतिविधि के सारे केंद्रों पर नित्य प्रतिदिन इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती। देश की सीमाओं पर जो हमारे बेटे, इसकी सब पंजाब के बेटे, राजस्थान के बेटे, देश के बेटे जो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए चौकस वहां सीमा पर खड़े, उनके गले काट करके उनके मुंड जो है उनके शीश पाकिस्तान में लेकर के जाते थे। हमारी सरकारें या तो मौन रहती थी और या जवाब के नाम पर केवल 2 शब्द सांत्वना के बोल करके अपनी कर्तव्य की तीसरी कर लेते। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यह बांग्लादेश जिसका अस्तित्व भारत की सेना की ताकत के कारण से बना, बांग्लादेश के सिपाहियों की हिम्मत कि वो हमारे सीमा सुरक्षा बल के सिपाहियों की गर्दन काट करके उनको उल्टा लटका करके हमारे शहीदों का अपमान करते हुए डंडे पर बांध करके बांग्लादेश में लेकर के जाते थे। अखबार में समाचार छपते थे, टीवी में वीडियो आते थे, लेकिन हमारे लोगों से हमारी सरकारें उसका प्रतिकार नहीं कर सकती। वो 10 साल के कालखंड में भारत आर्थिक दृष्टि से खोखला हो गया। भ्रष्टाचार के चलते हुए भारत के संसाधन समाप्त हो रहे थे। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि हमारे पास कच्चा तेल खरीदने का पैसा नहीं था और दुनिया ने भारत की अर्थव्यवस्था को बेशक 10वें नंबर की थी, लेकिन फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में कि दुनिया की सबसे कमजोर और कभी भी ढह सकने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें लाकर के शुमार कर दिया था। उस 10 साल के कालखंड में जब देश अंधियारी रात में था, तब देश के लोगों ने तय किया हम नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। और 2014 में सरकार बनी। सरकार में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के पहले प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प देश के सामने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। और उस 10 साल में जिस तरह से देश की सरकार ने योजनाएं बनाने का काम किया, देश की सरकार ने जो गवर्नेंस की पॉलिसी देश में थी उसको बदलने का नाम किया। इससे पहले भी देश में सरकारें काम करती थी। गैस के कनेक्शन, एक सांसद 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और 25 लोगों को वो गैस के कूपन दे सकता था। मुझे याद आता है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, मैं अपने सांसद के घर जाता था, मेरे सांसद के घर पे लोग बैठे होते थे, मैं देखता था, वो कहते थे एमपी साहब मेरे घर में तो गैस का चूल्हा है, बेटी की शादी कर रहा हूँ, उसके घर में आगे चूल्हा नहीं है, चूल्हे में फूंक मारेगी, धुएं में आंख जलेगी तो मुझे उलाना देगी कि ऐसे घर में मुझे ब्याह करके भेज दिया जहाँ गैस का चूल्हा भी नहीं है, कूपन दे दो। ये नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब देश में एक नया युग बना। उन्होंने कहा न जाति के आधार पर परिवर्तन करेंगे, न कोई भेदभाव मजहब के आधार पर करेंगे, न अमीर और गरीब के नाम पर भेदभाव करेंगे, न वोटों की गिनती के आधार पर भेदभाव करेंगे। गांव में वोट दिया या नहीं दिया, जो गरीब है उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए गरीब को गणेश मान करके उसकी सेवा करेंगे। उस 10 साल में जो पुराने 10 साल थे उसमें समाचार छपते थे कि देश में घोटाले हुए, देश में बम धमाका हुआ, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में समाचार छपता है अखबार में। इस 10 साल में समाचार छपता है कि 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए और बचे हुए गरीबों के और घर बनाने के लिए 2 करोड़ गरीबों के घर बनाएंगे। संकल्प देश की सरकार ने पिछले बजट में पारित कर दिया।
का चूल्हा मिल गया। इस सारी 10 साल के कालखंड में समाचार छपता है कि देश में 12 करोड़ माताओं बहनों को जो शौचालय नहीं होने के कारण से अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता था, आज देश के हर घर में शौचालय बन गया और देश का हर गांव संपूर्ण स्वच्छता की ओर आगे बढ़े। इस 10 साल में यह समाचार छपता है कि देश के हर घर तक बिजली पहुंच गई है, देश के हर घर तक बैंक का खाता खुल गया है, 45 करोड़ लोगों का बैंक का खाता खुल गया है। पंजाब से देश के 14 प्रांतों में हर घर तक पीने का पानी पहुंच गया है, 14.5 करोड़ घरों तक जल पहुंच गया। इस 10 साल में यह समाचार छपता है कि गरीब आदमी अपना इलाज करा सके, अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज करा सके, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का इलाज करा सके, उसके लिए 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड मिल जाता है, 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को मुफ्त राशन मिल जाता है, उसका समाचार छपता है। और कोरोना के समय में देश के 140 करोड़ लोगों को 2-2 टीके लगा करके उनको सुरक्षित करने का काम जो है उसका समाचार अखबार में छपता है। जहां पहले अखबार में समाचार छपते थे हमारे सैनिकों का गला काटने के, 2 बार पाकिस्तान ने हिम्मत की, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों ने हिम्मत की, एक बार उरी में हमला किया और दूसरी बार पुलवामा में हमारे साथ धोखे से हमारे 40 सैनिक शहीद कर दिए। उरी हमले के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, फौज जाकर के वहां आतंकवादियों का सफाया करती है। 2.5 साल तक आतंकवादियों की हिम्मत नहीं होती और 2.5 साल बाद में जब वो हिम्मत जुटा करके दूसरी घटना करते हैं, हवाई जहाज भेज करके वहां आतंकवादी ठिकाने नेस्तनाबूद करने के समाचार छपते हैं। और हमारी एयरफोर्स ने जाकर के जो पराक्रम किया, उसके बाद में पिछले 5 साल में एक भी बड़ी आतंकवादी घटना करने का साहस जो है वो कोई भी आतंकवादी संगठन नहीं जुटा। आतंकवादी घटना होती थी, हमारी सरकार निंदा प्रस्ताव पारित करती थी, प्रधानमंत्री बाहर आकर के कहते थे कि अब आइंदा हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में शिकायत दर्ज कराते थे। लेकिन अब जब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई होती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ प्रस्ताव पारित करता है कि अगर इस लड़ाई को इस धरती पर कोई मिटा सकता है तो वो भारत का, हमारा, आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिटा सकता है। पहले एक समाचार छपते थे कि हमारे देश पर आतंकवादी हमला हो गया, आज समाचार ये छपता है कि भारत का बेटा जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय में हमारा एयरफोर्स का अफसर अभिनंदन जब वहां गिर जाता है, अखबार में समाचार आते हैं, टीवी में वीडियो आता है, उसके साथ पाकिस्तान की सेना दुर्व्यवहार कर रही है। मोदी जी ने एक टेलीफोन किया था कि 48 घंटे में मेरे भारत का बेटा वापस अगर आ गया, सही सलामत नहीं आया तो नक्शे पर से पाकिस्तान का नाम मिटा देंगे। एक टेलीफोन में 24 घंटे में हमारा बेटा सेक्रेटरी भारत। पहले कभी जब भारत के लोग कहीं दुनिया में फंस जाते थे, हम अमेरिका को गुहार लगाते थे, हम इजराइल को जाकर के निवेदन करते थे, हम संयुक्त राष्ट्र में एप्लीकेशन लगाते थे। जब 27,000 बच्चे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में हमारे मेडिकल में पढ़ने वाले बच्चे वहां फंस जाते हैं, नरेंद्र मोदी 2 टेलीफोन करते हैं, एक व्लादिमीर पुतिन को जो रूस के राष्ट्रपति हैं और दूसरा यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की को टेलीफोन करते हैं। 2 टेलीफोन के बाद में दोनों सेनाओं के तोपों की नालें खामोश हो जाती है, बंदूक की नालें नीचे हो जाती है, हमारे बच्चे तिरंगा पटक करके वापस आते हैं और हमारे बच्चों को सैल्यूट करके वहां की दोनों देशों की सेनाएं वापस। ये देश की ताकत आपके 2 वोट के कारण से बनी। आपके 2 वोट के कारण से इस देश में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल जाते हैं। आपके 2 वोट की ताकत से भारत की ताकत इतनी बढ़ती है कि दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो उस पर भारत को आज दरकिनार करके कोई फैसला नहीं हो सकता। आपके 2 वोट की ताकत से भारत की ताकत इतनी बढ़ती है, देश की ताकत इतनी बढ़ती है कि 70 साल पहले जो पाप हुआ था, जो गलत काम हुआ था कि 370 की कलम कश्मीर में लागू कर दी थी, जिसके चलते एक ही देश में 2 निशान थे, 2 प्रधान थे, 2 तरह के संविधान काम करते थे। भारत का संविधान कश्मीर में लागू नहीं था। कश्मीर की बेटी अगर कश्मीर से बाहर शादी कर ले तो उसके राइट खत्म हो जाते थे। हमारा वाल्मीकि जो कश्मीर में सफाई का काम करता है उसको किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलती थी, सरकार की नौकरी नहीं मिल सकती थी।
देश में कश्मीर में आतंकवाद की जड़ अगर कोई थी तो वो 370 की धारा थी। कश्मीर से 370 की कलम हटाने की बात नरेंद्र मोदी जी ने की। आतंकवादी धमकी दे रहे थे कि अगर कश्मीर में 370 से छेड़छाड़ की तो देश में आग की लपटें हो जाएगी। आतंकवादी धमकी दे रहे थे कि भारत की सेना के पास में गोलियां कम पड़ जाएंगी। आतंकवादी संगठन धमकी दे रहे थे कि भारत में कश्मीर की 370 से सरकार ने छेड़छाड़ की तो हिमालय से बह करके कश्मीर से आने वाली नदियों का पानी जो है वो लाल रंग का हो जाएगा, इतना खून हम बहा देंगे। और वो महबूबा मुफ्ती मोहम्मद शहीद जी वो कह रही थी कि हम कश्मीर का दरवाजा मुजफ्फराबाद की तरफ खोल देंगे। वो शायद भूल गई थी कि ये मोदी का भारत है, इस भारत में एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी और वो 370 हमेशा के लिए दफन हो। अब ये लोग वापस नारा दे रहे हैं। ये जो गठबंधन बना है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और उसके साथ में कितनी सारी पार्टियों ने मिलकर के गठबंधन बनाया। कांग्रेस पार्टी के तो दोनों नेता जमानत पर बाहर आए हुए, बेल पर जेल से बाहर है। आम आदमी पार्टी वाला 15 दिन के लिए छूट करके आया है। चारे का घोटालेबाज अलग जेल से छूट करके अभी बेल पर आया है। दारू का घोटालेबाज आपके सामने आधी सरकार उसकी जेल में बैठी है। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं जग्गा भाई, जिस दिन सरकार बदलेगी और जांच शुरू होगी, इस आज की पंजाब की आम आदमी पार्टी के भी आधे लोग तैयारी कर चुके हैं, इतने कांग्रेस तैयार। और मैं आज आपको जिम्मेदारी से एक बात कह देता हूं कि अब की बार का ये जो चुनाव है, ये चुनाव केवल दिल्ली की सरकार बनाने का चुनाव नहीं हो रहा। पंजाब में ये सरकार चुनाव जो है, ये चुनाव 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की नींव की ईंट रखने का चुनाव है। ये जो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये अपने आप को बचाने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए आप जो है वो मोदी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता ने तय कर लिया कि अब की बार एक बार फिर प्रचंड बहुमत से देश को विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी की सरकार बनानी। और इन सब से आगे बढ़ करके मैं ये कहूं, अभी महारानी साहब बता रही थी कि हमने इतना सारा काम किया। जग्गा जी बता रहे मैं इतनी सारे काम करता हूं। मैं आपको एक बात जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, अब की बार का चुनाव कामकाज का चुनाव नहीं है, जो कुछ किया है उसको गिनाने का चुनाव नहीं है। अब की बार का चुनाव इस धर्म और संस्कृति, इस सनातन संस्कृति के साथ खड़े लोगों और इसके विरोध में खड़े लोगों के बीच में चुनाव। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति और उसके मानबिंदु, जिनकी रक्षा के लिए गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, इस भारत की महान संस्कृति को बचाने के लिए जो हजारों साल तक हमारे पूर्वजों ने बलिदान किए, अपनी गर्दनें दे करके, अपनी पीढ़ियां कटवा करके, अपने बच्चों को दीवारों में चुनवा करके जो इस सनातन संस्कृति को बचा के रखा, उस सनातन संस्कृति के पक्ष में खड़े लोग और उसके विपक्ष में खड़े लोगों के बीच में चुनाव। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का खड़गे कहता है कि सनातन को कमजोर होना चाहिए, सनातन को हारना चाहिए। दूसरी तरफ वो दक्षिण में तमिलनाडु में राज कर रही पार्टी के मुख्यमंत्री का बेटा कहता है कि ये सनातन संस्कृति जिसको आपके मेरे पूर्वजों ने अपने माथे दे दे करके बचा के रखा था, वो सनातन संस्कृति कोरोना के जैसी उसको जल्दी समाप्त होना चाहिए। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपको निर्णय करना पड़ेगा कि आप किसके साथ में खड़े। आप सनातन संस्कृति के साथ में खड़े, उसकी रक्षा करने वालों के साथ में खड़े, या उसका नाश करने वालों की कल्पना करने वालों के साथ में खड़े। ये तय आज आपको करना पड़ेगा। ये चुनाव इस बात का निर्णय करने का चुनाव, ये चुनाव इस बात का निर्णय करने का चुनाव है कि आप राम मंदिर बनाने वालों के साथ खड़े कि राम का विरोध करने वालों के साथ। इतने लोगों ने कुर्बानी दी थी उसको बचाने के, और इतने ही लोगों ने 3 लाख लोगों ने 70 युद्ध हुए, इतिहास साक्षी है 70 युद्ध हुए। देश को में जो है राम जी का मंदिर वहां बनना चाहिए। वो 70 साल का संघर्ष था, 500 साल का संघर्ष था, और 70 साल आजादी के बाद में भी संघर्ष किया। न्यायालय में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय ये लिख करके दिया था कि राम तो कपोल कल्पना है, राम तो तुलसीदास जी ने कहानी में लिख दिया, राम तो हुआ नहीं। जिन्होंने राम को इनकार किया उन्होंने 55 साल देश में राज किया। अब 55 सीटें लाने के लिए गठबंधन करना पड़ रहा है, उनको राज से निकालने का काम देश की जनता ने किया। 500 साल पहले भगवान श्री राम का मंदिर टूटा था, और जब मंदिर टूटा था
उस दिन भारत के भाग्य का सूर्यास्त हो गया। उस दिन से भारत के भाग्य को ग्रहण लग गया था। भारत की संस्कृति के मानदंडों को पतलित किया गया था। भारत की सनातन संस्कृति का अपमान किया गया था। संस्कृति के मानदंडों का अपमान किया गया था। लेकिन 500 साल की उस अमावस की रात के बाद में 22 जनवरी को जिस दिन भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस दिन से मित्रों भारत के भाग्य का सूर्य वापस उदय होने लग गया। और आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है, पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश है और आने वाले 25 साल में भारत दुनिया के सबसे संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली देशों की श्रृंखला में जाकर के विकसित भारत बनकर के खड़ा हो जाए। लेकिन इस बार का चुनाव, जैसा मैंने कहा कि अब की बार का चुनाव कामकाज का चुनाव नहीं है। इस देश को विकसित बनाने के लिए उसकी नींव की ईंट रखने का चुनाव है। और मैं ये जानता हूं कि राजपुरा के लोग इतनी मजबूत ईंट रखने वाले हैं, इतनी मजबूत नींव की ईंट रखने वाले हैं कि 1000 साल तक आने वाले भारत के, आने वाले 1000 साल तक भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, दुनिया का मार्गदर्शन करेगा, दुनिया के कल्याण के लिए काम करेगा। ये चुनाव इस देश के भाग्य को निर्माण करने का, इस देश के भविष्य का भारत बनाने का, अपने बच्चों के भविष्य का भारत बनाने का चुनाव है। इसलिए हम सब लोग तय करके, संकल्प करके यहाँ से जाएं कि अब की बार इस राष्ट्र निर्माण, इस देश के निर्माण के यज्ञ में हम सब लोग अपने परिश्रम की आहुति देंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन पूछना चाहता हूँ, जो ये तय करने को तैयार है कि हम विकसित भारत बनाने के लिए आने वाले 10 दिन तक केवल और केवल एक लक्ष्य के साथ में काम करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी हो, कमल का फूल यहाँ से विजयी हो, मोदी जी की सरकार में जाने के लिए आदरणीय पंडित कौर जी महारानी साहिबा यहाँ से विजयी हो, उसके लिए हम पूरे टाइम तक काम करेंगे। वो लोग अपने दोनों हाथ खड़े करिए, ईमानदारी से रब को साक्षी मान करके संकल्प की मुट्ठी बंद करिए और ये तय करके यहाँ से जाइए, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में, मेरे पिंड में एक एक व्यक्ति से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराऊंगा। जो ये संकल्प करने को तैयार है वो पूरी ताकत से बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय बोले सोनिहाल। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, महारानी साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कैप्टन साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जग्गा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सारे बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सब भी बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हम भी बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, तुम भी बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, पीछे बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,